वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा, प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए EMRS DGT साइंस का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC, CGL एंड एनी PCS एग्जाम और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्लासेस पर। देखिए, आज हम EMRS DGT साइंस की बात कर रहे हैं। EMRS DGT साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट को फ्रेम किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा लेंथी है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेसिक है। इस वजह से हमने सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो जो एक्टिविटी करता है या जो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये सब किसके पार्ट हैं? हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस के हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहा है वो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो एक्टिविटी करता है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? आपसे पूछे कि कौन सा जो प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल नहीं है तो आप कहेंगे ये सारे लाइफ प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आता है कि लाइफ प्रोसेस जो है इसको कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो लाइफ प्रोसेस जो है वो मोस्टली 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं। हमारी बॉडी में जब कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर 2 चीज काम करती हैं, या तो उस प्रोसेस में कैटाबोलिज्म होगा या उस प्रोसेस में क्या होगा? एनाबोलिज्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रोसेस में से कोई भी एक काम होगा जब लाइफ प्रोसेस होगी। कैटाबोलिज्म का मीनिंग होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के समय जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी के अंदर, CO2 देन H2O। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है कि 2 सिंपल कंपाउंड आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो है वो हम कह सकते हैं कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड होती है। और लाइफ प्रोसेस, अब बात आती है कि लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? और आपको पता है एनर्जी का एक ही सोर्स होता है, वो क्या होता है? फूड। तो एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है। अब कोई आपसे पूछे कि फूड होता क्या है तो फूड क्या है? फूड एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसको आप हिंदी में भोजन कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है। आपसे कहे फूड होता है, पहला ऑप्शन दे आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, थर्ड ऑप्शन दे दे आपको कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा फूड एक कार्बनिक कंपोनेंट है। उसके बाद आती है प्रोटीन। जो फूड होता है वो बना किसका होता है? तो फूड जो है उसके 6 कंपोनेंट मेन होते हैं, 6 कंपोनेंट से मिलकर हमारा फूड बनता है। अगर ये 6 के 6 कंपोनेंट एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होते हैं तो हम कह सकते हैं वो फूड कैसा है? वो फूड बैलेंस फूड है या मैं कहूँ संतुलित भोजन है। अगर उसके अंदर ये प्रॉपर रेशियो नहीं होते तो हम कह सकते हैं ऐसे फूड को अनबैलेंस फूड कहा जाता है। अब फूड के जो कंपोनेंट है इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है और यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहले हम फूड के कंपोनेंट की बात करते हैं और पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली बना किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसके जो रेशियो होते हैं वो भी फिक्स होता है, 1:2:1।
उसके बाद आती है कार्बोहाइड्रेट जो है वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है, उसका जो मेन कार्य है वह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना, तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4.2 किलो कैलोरी देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डेली 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बताओ आपको कितनी एनर्जी रिसीव हुई। तो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। देन हमारा दूसरा फूड का कंपोनेंट आता है जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन एक अमीनो एसिड की चेन होती है, इसलिए अमीनो एसिड को प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो आपसे पूछे कि प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अमीनो अम्ल होती है। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, 20। और 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमें लगभग 5.2 किलो कैलोरी देता है। इसके बाद आती तो ये काम क्या करता है प्रोटीन। प्रोटीन का मेन जो काम होता है वो है हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको रिपेयरिंग करना और ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आता हमारे फूड का थर्ड कंपोनेंट जिसका नाम है फैट्स। फैट्स बने किसके होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है। जिस तरह से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, इसी तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। तो फैट्स किससे मिलकर बनते हैं, तो फैट्स जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एक का नाम है फैटी एसिड और दूसरे का नाम है ग्लिसरॉल। ये दोनों मिलकर हम कह सकते हैं फैट की फॉर्मेशन करते हैं। और 1 ग्राम जो फैट है वो हमें 9.2 किलो कैलोरी रिसीव देता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि फूड का कौन सा कंपोनेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फूड का जो कंपोनेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है उसको हम कहते हैं फैट्स। फैट्स फूड्स का वो कंपोनेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है वाटर, मिनरल्स एंड रेफेज। ये भी फूड के ऐसे कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाली एनर्जी की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। लगभग आप कह सकते 1 से 2% एनर्जी देते हैं। उसके बाद देन लास्ट आता है विटामिन्स। विटामिन्स फूड का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर क्या करता है, विटामिन्स का काम होता है केवल और केवल हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको बूस्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हैं, अगर आप उसमें प्रॉपर विटामिन लेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करने का काम विटामिन्स करते हैं। तो विटामिन्स फूड का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी नहीं देते, केवल मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। देन आता है विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो विटामिन्स जो है जनरली 6 टाइप के होते हैं। इन 6 टाइप के विटामिन को सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर 2 में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसके अंदर आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन जिसका नाम है ए, डी, ई और के। विटामिन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में फ्रेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दें, मान लो मेरे क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, दोनों को एक साथ कोई चोट लग गई। एक को जो आप कह सकते वोंड फॉर्मेशन 2 दिन में ही हो जाती है और एक को वोंड फॉर्मेशन होने में लगभग 7 डे लग जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं जिसके अंदर वोंड फॉर्मेशन स्लो हुई है उसमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम आप कहेंगे उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि विटामिन सी आपने छोटी क्लासों में कभी पढ़ा होगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है और आप उसके सिम्टम में देखेंगे तो उसके सिम्टम में यही है कि वोंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, विटामिन सी। तो हम कहेंगे उस केस के अंदर आंसर क्या होगा,
विटामिन सी। तो जिसके अंदर वोंड फॉर्मेशन स्लो हुई है उस बच्चे के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह से विटामिन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस कौन सी विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है? तो हम कहेंगे ब्राउन राइस विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। अब आपके मन में आएगा मैम राइस में तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, विटामिन ए कहाँ से आया? देखिए बेटा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जीएम प्लांट बना सकते हैं। जीएम प्लांट का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट। इन प्लांट्स के कुछ जीन्स में चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। तो ब्राउन राइस में भी हमने ऐसे ही किया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके विटामिन ए को बाहर से डाल दिया। तो ब्राउन राइस विटामिन ए के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। उसके बाद जैसे इस तरह से क्वेश्चन अप्लाई होता है कि आप सबको अच्छे से पता है विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप स्कूल से जा रहे थे और आपने देखा किसी व्यक्ति को ब्लड जो है वो फ्लो रुक ही नहीं रहा है, तो उसको देखकर आप बता सकते हैं किस विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो उस केस में हम कहेंगे विटामिन के की डेफिशिएंसी है। इसी तरह से कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप ही सिंथेसिस होती है, जैसे विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन डी जो है वो किससे बनती है? तो क्लास में बच्चे बोलते हैं मैम सनलाइट से बनती है। अगर ऐसा होता तो सनलाइट के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें तो विटामिन डी के बहुत अच्छे अच्छे सोर्स होते। ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम सबकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है 7D हाइड्रोक्सी। 7D हाइड्रोक्सी। इस लेयर पर जैसे ही सनलाइट गिरती है, जैसे ही सनलाइट गिर रही है, जैसे ही सनलाइट गिरती है तो ये जो सनलाइट है ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जिस व्यक्ति के स्किन के ऊपर ये लेयर ही नहीं है तो चाहे वो सूरज पे चढ़ के बैठे, क्योंकि उसमें विटामिन डी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह से विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। तो हमने ये देखा कि फूड जो होता है वो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए क्या करता है? लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और फूड के अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उससे अलग अलग कंसंट्रेशन में हमें क्या मिलती? एनर्जी मिलती है। ये फूड के 5 कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन फूड का एक कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी नहीं देता। ये केवल मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है? बूस्ट करने का काम करता है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं इस तरह से हमारा जो फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि फूड यूज कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो फूड हमारी बॉडी में जो यूज होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। और उसी प्रोसेस में, उस प्रोसेस में से एक प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड के 6 कंपोनेंट को ईट किया और ये 6 के 6 कंपोनेंट हमारी बॉडी में चले गए। जैसे ही बॉडी में जाते हैं तो भोजन के ये 6 अवयव हैं जिसको आप कंपोनेंट कह रहे हैं। भोजन के जो ये 6 कंपोनेंट है ये सारे के सारे हमारी बॉडी में जाते हैं और बॉडी में जाने के बाद कुछ एंजाइम और पाचन रस की हेल्प से, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनकी हेल्प से इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? सोल्यूबल मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। इसी को डाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 6 कंपोनेंट आपने ईट करे, इसके बाद ये हमारी बॉडी में गए। जैसे हमारी बॉडी में गए तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? 6 कंपोनेंट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं और इसी से हमें क्या रिसीव होती है? एनर्जी रिसीव होती है। इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि प्रोसेस होती कहाँ है डाइजेशन की प्रोसेस? तो आप सबको पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जिसको आप हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल है क्या? आहार नाल एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपसे कहे कि डाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के किस पार्ट में होती है। आपको ऑप्शन दिया कि डाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के किस पार्ट में होती है। पहला ऑप्शन दिया आपके माउथ में,
सेकंड ऑप्शन दिया आपके स्टमक में, जिसको आप आमाशय बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। इस टाइम आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और आपको पता है ये सारे के सारे जो पार्ट है, माउथ है, आपका स्टमक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। तो इसका आंसर आएगा एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल हमने कहा कि एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, और आपको पता है सबसे नीचे जो है एनस पे जाके इसका क्या होता है? एंड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होती है। ये माउथ सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एनस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंड पॉइंट होता है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ आता है, जिसको आप माउथ कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। सबसे पहले आप खाना जो है माउथ कैविटी के अंदर लेते हैं, और माउथ के अंदर भी तीन चीज होती है। आप याद करें, अपने माउथ में देखें तो एक तो होता है आपका टीथ, एक होती है टंग, और एक होते स्लाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आपका खाना जो है वो किसके अंदर आता है? ईसोफेगस में। फायरनेक्स से होता होता ईसोफेगस में आता है। फायरनेक्स क्या होता है? आपका नोज और आपका माउथ जिस जगह पे मिलते हैं उस रीजन को ही फायरनेक्स बोलते हैं। वहां पर आपकी एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसको एपिग्लोटी बोलते हैं। जैसे आप इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और इसके जस्ट पीछे जो है कौन सा ट्रैक होता है? आपका ईसोफेगस, या में आपका फूड पाइप होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो एपिग्लोटी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आ जाती है, और जब आप खाना नहीं खाते तो वापस किसके ऊपर चली जाती है? आपके फूड पाइप पे चली जाती है। इसलिए यह आपकी बॉडी के अंदर जो एक तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है, किस टाइम? जब आप फूड खा रहे होते हैं। आप याद करें, कभी कभी आपने नोट किया होगा, जब आप बहुत जल्दी में खाना खाने बैठते हैं तो आपको खांसी आ जाती। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटी जो है वो किसके ऊपर थी? ईसोफेगस पे थी, और वो हट नहीं पाई। इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाता है। इसलिए कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एपिग्लोटी जो है बॉडी का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा एपिग्लोटी को। तो उसके बाद आपका खाना ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जो स्पेशल टाइप की मसल्स से मिलकर बनी होती है। अब मसल्स क्या होती हैं? कोई बता सकता है? मसल्स आपने प्रीवियस छोटी क्लासों में तीन चीज पढ़ी होंगी, मसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज। ये तीनों अलग अलग होती हैं। बोन्स आप सबको पता है डेंटाइन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी बनी होती है। मसल्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। इसलिए मसल्स के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी। मतलब कि मसल्स जो हैं, आप हमेशा हाथ लगा के देखेंगे तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। तो इसी तरह से आपके ईसोफेगस के अंदर भी एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसका नाम है इनवोलेंट्री मसल्स। इनवोलेंट्री मसल्स का मतलब दीज मसल्स डज नॉट कंट्रोल बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ना तो ब्रेन से कंट्रोल होती हैं और ना स्पाइनल कॉर्ड से। उसके बाद आपका खाना जो है ईसोफेगस में होता होता स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। जैसे स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर जाकर फूड जो है उसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है। वो किसका, वो हम बाद में बात करेंगे। और फूड के भी जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम। ड्यूडेनियम और जेजेनियम जो है ये सबसे फर्स्ट पार्ट है जो स्टमक से कनेक्ट होता है। उसके बाद जेजेनियम और इलियम के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसका नाम है अवशोषण एंड स्वांगीकरण, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं।
और इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये दोनों प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट में होते हैं। उसके बाद खाना एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। केवल वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, इनटेक होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद वेस्टेज अनडाइजेस्ट फूड को एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारा काम हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, लेकिन डाइजेशन के समय हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 टाइप्स के होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वर्ड आया है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो आपके मन में जरूर ये बात आई होगी कि मैम ग्लैंड क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। ऐसे ये सेल जो है स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो अपने अंदर से केमिकल का सीक्रेशन करती हैं, अपने अंदर से केमिकल का सीक्रेशन करती है। इस केमिकल का सीक्रेशन जो है वो हार्मोन्स की फॉर्म में भी हो सकता है और केमिकल का सीक्रेशन एंजाइम की फॉर्म में भी हो सकता है। इस सीक्रेशन के बेसिस के ऊपर इन ग्लैंड्स को 2 में क्लासिफाई किया गया है। अगर सीक्रेशन जो है हार्मोन की फॉर्म में होता है तो हम उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, और अगर सीक्रेशन हार्मोन्स की फॉर्म में होता है, अगर सीक्रेशन जो है हम कह सकते हैं अगर हार्मोन्स की फॉर्म में होता है तो हम उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और अगर सीक्रेशन एंजाइम की फॉर्म में होता है तो हम उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं एक्सोक्राइन का मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। इस तरह से जो ग्लैंड्स है वो काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे 4 ग्लैंड्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 3 ग्लैंड जो है, इन तीनों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं, और इस वाले ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ग्लैंड अपने अंदर से एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, और हमें पता है जब एंजाइम का सीक्रेशन होता है तो उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन पैनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने अंदर से पैनक्रेटिक जूस भी निकालता है और अपने अंदर से हार्मोन भी सीक्रेट करता है जैसे इंसुलिन। इसलिए पैनक्रिया को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने खाने की प्लेट को लिया और जैसे खाना हम माउथ में डालते हैं तो खाना किसके अंदर जाता है, माउथ में। माउथ में जब खाना जाता है तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, आपको पता है सबसे पहले खाना जो है किसके कांटेक्ट में आएगा, आपके टीथ के कांटेक्ट में आता है। और टीथ करते क्या है, टीथ उस खाने का फिजिकल डाइजेशन कर देते हैं। फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे आपने चपाती खाई तो उसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि हमने चपाती खाई और वो गुलाब जामुन बन जाए, अगर ऐसा हो जाता तो वो केमिकल डाइजेशन हो जाता। इसलिए टीथ क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केवल और केवल फिजिकल डाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो फिजिकल डाइजेशन होने के बाद जो टीथ्स हैं वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फिजिकल डाइजेशन के अंदर। जैसे आप यूं माने हमारे जो टीथ हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं और टीथ के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे ये हमारे टीथ हैं, इस टीथ के ऊपर एक लेयर होती है इस तरह से, हल्की सी येलोविश कलर की एक लेयर होती है ऐसे, उसको हम बोलते हैं इनेमल। ये क्या करती है, हमारे टीथ को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। जो टीथ होते हैं वो हमारे अंदर 4 टाइप्स के होते हैं और ये 4 टाइप के टीथ ह्यूमन बीइंग में होते हैं। इसलिए हमारे टीथ का जो टाइप है वो हेट्रोडिएंट है। हेट्रो का मतलब अलग अलग और डिएंट का मतलब टीथ से लिया गया है। तो आपसे पूछे ह्यूमन टीथ किस टाइप के हैं, हेट्रोडिएंट। तो क्या टीथ और भी टाइप के होते हैं? हाँ, टीथ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद आता है कि जो टीथ होते हैं वो चाइल्ड के अंदर अलग होते हैं, अडल्ट के अंदर अलग अलग होते हैं, उनके नंबर
बस। तो आप देख लेते हैं एक बार चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूले का मतलब होता है कि एक छोटे बच्चे में टीथ का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो टीथ का जो अरेंजमेंट है छोटे बच्चे के अंदर इस तरह से होता है। जो टीथ है इंसीजर जो हम कह सकते हैं 2 है, उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप इसको हिंदी में चवर्णक, इसको आप रद्दनक, इसको आप प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। इस तरह से हमारे ये टीथ होते हैं। बच्चों के अंदर जो टीथ है उनके नंबर 20 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, आपसे पूछे कि चाइल्ड के अंदर इंसीजर टीथ कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंसीजर कितने होते हैं। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर इंसीजर टीथ हैं 2 और 2, लेकिन हमारे कितने जा हैं 2 हैं, तो हम 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसीजर आ गए 8। दूसरे हमारे जो टीथ है वो क्या है, कैनाइन। कैनाइन कितने हैं, देखो 1 और 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है आंसर 4। प्रीमोलर 0 मतलब एब्सेंट होते हैं, उसके बाद मोलर कितने होते हैं 8। तो आप ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो चाइल्ड के अंदर जो टीथ होते हैं वो 20 होते हैं और इन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ जो है 20 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन से टीथ जो है चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं, तो आंसर आएगा प्रीमोलर टीथ जो है चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। ह्यूमन के अंदर भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, मोलर है। तो सबसे पहले इंसीजर कितने होंगे 8, उसके बाद आएगा आपका कैनाइन। कैनाइन कितने हैं 4, उसके बाद 8 और देन 12 इज इक्वल टू 32। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपसे पूछे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो आप देखिए चाइल्ड में टीथ कितने हैं 20 हैं और टोटल टीथ कितने होते हैं 32। तो आप जब 32 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 20। दूसरा क्वेश्चन टोटल टीथ कितने होते हैं 32, परमानेंट टीथ कितने होते हैं 12 और मिल्क टीथ या इम्परमानेंट टीथ कितने होते हैं 20 टीथ होते हैं। तो टीथ जो है फूड का फिजिकल डाइजेशन करते हैं माउथ के अंदर, देन आपका फूड जो है टंग के पास पहुंचता है और टंग जो है, आप टंग को देखेंगे तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग इस तरह का एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ टेस्टेड बर्ड्स है। देखो आप ऐसे दिखाई देंगे तो इस तरह की टेस्टेड बर्ड दिखाई देती है। ये केवल सरफेस पे होती है। आप सोचो अगर ये सरफेस पे नहीं हो तो क्या होगा, अगर ये सरफेस पे नहीं होती तो हम अपने खाने को 1 घंटा मुंह में लेके बैठते, फिर हमें पता चलता क्या टेस्ट है, उसके बाद हम उसको ईट करते। तो इसलिए टेस्टेड बर्ड हमेशा सरफेस के ऊपर होती हैं। और ये टेस्टेड बर्ड्स जो होती हैं इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे आगे जो है वो हम कह सकते हैं स्वीट टेस्ट के बारे में पता चलता है। इस तरह जो साइड में होती हैं उससे श्योर और सोल्टी टेस्ट का पता चलता है, और जो सबसे एंड में होती हैं उससे बिटर टेस्ट का पता चलता है। इस तरह से टंग का काम होता है कि टेस्ट को फाइंड आउट करना। उसके बाद टंग के दोनों तरफ हमने अभी अभी बात करी थी स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। बोथ साइड स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो अपने अंदर से किसका सीक्रेशन करते हैं, स्लाइवा का। इस तरह से स्लाइवा का सीक्रेशन करते हैं, और जब जैसे ही स्लाइवा निकलती तो स्लाइवा के अंदर भी बहुत सारी और भी कंपोजिशन होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि स्लाइवा के अंदर क्या क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। आप इधर देख सकते हैं कि स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है और साथ में एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है टाइलीन। और स्लाइवा की पीएच 6.2 से लेके 6.4 तक होती है। अब एक वर्ड आए यहाँ पर पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसे पीएच स्केल बोलते हैं। तो पीएच स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नेचर में एसिडिक है, कोई सॉल्यूशन नेचर में बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है।
0 से 7 तक जो होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और उसके बाद आप कह सकते हैं 7 पर जो होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में उदासीन कहते हैं। और 7 से 14 तक जो होता है उसको हम बेसिक कहते हैं। अगर कोई पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 तक है तो हम कहेंगे वो चीज़ एसिडिक होती है, और अगर 7 से 14 तक है तो हम कहेंगे बेसिक होती है। तो इस यहाँ से देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सलाइवा का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है, जिसे हम पीएच बोलते हैं। जो स्केल होती है इसके अंदर दो चीज मेन होती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे वो चीज नेचर में एसिडिक होती है, और अगर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे वो बेसिक होती है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो हम उसको कह सकते हैं वो न्यूट्रल होती है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे कि एक लेमन है आपके पास और एक आपके पास मिल्क है, तो लेमन और मिल्क जो उसकी पीएच बताइए क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया है कि, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए लेमन की कोई पीएच नहीं होती है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि लेमन एक मैटर है और पीएच हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूशन की। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि पीएच जो है वो केवल सॉल्यूशन की होती है। आपसे कोई पूछे कि नेचर में मिल्क जो है वो एसिडिक होता है या बेसिक, और कर्ड जो है वो एसिडिक होता है या बेसिक, तो देखिए कर्ड का तो हम सबको पता है नेचर में एसिडिक होता है, लेकिन मिल्क भी एसिडिक होता है नेचर में। फिर आपके मन में आएगा मैम मिल्क का टेस्ट तो मीठा होता है। बेटा मीठा इसलिए होता है क्योंकि मिल्क के अंदर एक स्पेशल लैक्टोज शुगर होती है, जिसके कारण वो हमें मीठा लगता है। तो कर्ड एंड मिल्क दोनों कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले जो है स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकली, स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है कि हमने जो खाना खाया था, आपने खाने के 6 कंपोनेंट को जो ईट करा था, उस खाने में से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर देते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देते हैं, माल्टोज में तोड़ देते हैं, और इस तरह से हमारा जो खाना है माउथ के अंदर डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो 6 कंपोनेंट आपने खाए थे, उसमें से केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ के अंदर होता है। अब कितने कंपोनेंट बच गए फूड के, 6 कंपोनेंट, और 6 कंपोनेंट में से एक का डाइजेशन हो चुका है। उसके बाद 5 जो है वो एंटर कर जाते हैं ईसोफेगस से होते होते किस में, आपके स्टमक में। जैसे स्टमक में आते हैं तो स्टमक देखो इस तरह से, ये हमारा स्टमक है। जैसे स्टमक में पहुंचते हैं तो यहाँ आपको पता है क्या लगा होता है, आपका लीवर, जिसको आप लीवर लगा होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और इस लीवर के अंदर एक जूस बनता है और जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है, बाइल जूस। ये बाइल जूस लीवर में कैसे बनता है, तो हम कहेंगे डेड आरबीसी से बनता है। क्यों भाई, आरबीसी क्या होती हैं, आरबीसी आप अच्छे से जानते हैं कि ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो 120 डेज होता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी डेथ हो जाती है इनकी, और लीवर में जाके जब ये डेथ होती है तो इस डेड आरबीसी से ही क्या फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस। बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। फिर ये काम क्या करता है, तो बाइल जूस का काम होता है कि आपने जो खाने में फैट्स खाई है, जैसे आपने जो फैट्स खाई थी, उस फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। क्यों, इसलिए ताकि फैट को डाइजेशन करने के लिए जो लाइपेज एंजाइम है वो इजी से वर्क कर पाए, और तोड़ने की इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे ये फैट थी आपकी, इस फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये काम कौन करता है, आपका बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस ये काम करता है। उसके बाद आपका खाना जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक के वॉल के ऊपर, जैसे स्टमक है, दिस इज द स्टमक, इसकी वॉल पे दीवारों पर इस तरह से ग्लैंड लगे होते हैं, और उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन करते हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होती हैं। देखिए म्यूकस, HCl
एंड पेप्सिनोजन। म्यूकस क्या करता है, आपका स्टमक की वॉल के चारों ओर इस तरह से कवर हो जाता है ताकि HCl के कांटेक्ट में आपके स्टमक की वॉल नहीं आए। अगर ऐसा होगा तो हमें पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अगर म्यूकस नहीं बने तो हमारे पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको एसिडिटी, एलर्जी, इस तरह के इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो म्यूकस का ये काम होता है। उसके बाद जैसे HCl इसमें आता है तो पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है, और ये पेप्सिन एंजाइम ही क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब तक इसमें HCl नहीं आता ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में। किसकी हेल्प से, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद आपके स्टमक में एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो आप मिल्क लेते हैं उस मिल्क को कैल्शियम प्रक्सिनेट में बदल देता है। इसलिए कभी आपने नोट किया होगा, आपने कभी दूध पिया हो और जब कभी वोमिटिंग आती है तो कर्ड बाहर आता है, ना कि मिल्क। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम उसको किस में बदल देता है, कैल्शियम प्रक्सिनेट में। एक और आपने सुना होगा अपने ग्रैंड मदर फादर से कहते हुए कि मिल्क को कभी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। क्यों? अगर आप मिल्क को खड़ा होके पीते हैं तो मिल्क आपके स्टमक में नहीं जाएगा, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और आपको पता है मिल्क को डाइजेशन करने वाले जो रेनिन एंजाइम है वो तो केवल किस में प्रेजेंट है, स्टमक में। इसलिए मिल्क का और प्रोटीन का दोनों का डाइजेशन स्टमक में होता है। किसकी हेल्प से, गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसकी pH 1.3 से 3.5 होती है, मतलब नेचर में कैसा है, एसिडिक होता है। उसके बाद आपका फूड जो है स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन हो जाता है। इस सेमी डाइजेस्ट फूड को हम क्या कहते हैं, इस सेमी डाइजेस्ट फूड को हम काइम बोलते हैं। ये सेमी डाइजेस्ट फूड एंटर कर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके लीवर से तो बाइल जूस, जैसे आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका देखिए, जैसे ये आपका लीवर है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये आपका लीवर है, इस लीवर से तो आपका बाइल जूस, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसका नाम है पेनक्रिया। इस पेनक्रिया से पेनक्रेटिक जूस दोनों जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। ऐसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जो ऑर्गेनिज्म हार्वीवोरस होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, क्योंकि जो हार्वीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं, इसलिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए उनको स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी चाहिए, ज़्यादा बड़ी चाहिए। उसके बाद जो है ये इस तरह से दोनों इसमें गिरती हैं, और हमारे अंदर तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हार्वीवोरस में, जैसे मेरे पास एक तो काऊ है, एक मान लो टाइगर है, और एक कोई ह्यूमन बीइंग है। आपसे पूछे इस तीनों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किस में ज्यादा होगी, इसको एक ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीज ऑर्डर में बताइए, या फिर आपसे यूं कह दे कि सबसे कॉम्प्लेक्स फूड जो है कौन ईट करते हैं और सबसे सिंपल कौन ईट करते हैं, तो हम बता सकते हैं। देखिए काऊ जो है एक हार्वीवोरस ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म में ये सबसे कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, जो जैसे स्टार्च, और कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होनी चाहिए, और इसकी लेंथ लगभग होती है अकॉर्डिंग टू NCERT 8 to 9 मीटर। उसके बाद ओमनीवोरस आते हैं, जैसे हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.5 से लेके 7.5 मीटर लंबी होती है। देन आते हैं कार्निवोरस, जैसे टाइगर, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लगभग 4 से 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है, हार्वीवोरस में सबसे बड़ी होती है, और हम ओमनीवोरस में हमारे अंदर ना तो बहुत बड़ी होती है और ना बहुत ही छोटी होती है। इस तरह से ये अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारे अंदर लगभग 6.5 से लेके 7.5 मीटर लेंथ होती है।
इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है तो आपका बाइल जूस और आपका पेनक्रेटिक जूस दोनों आते हैं, और दोनों आने की वजह से यहाँ पर फूड का टोटली डाइजेशन हो जाता है। किस किस का डाइजेशन? फैट का डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि फैट का इमल्सिफाई तो कौन कर चुका है? बाइल जूस। उसके बाद लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन कर देते हैं, माल्टोज, उसके बाद ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और ये फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। तो हमने देखा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग डाइजेशन होता है। उसके बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो अनडाइजेस्ट फूड एंटर कर जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। तो फिर क्या होता है? यहाँ पर केवल वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, और उसके बाद वेस्टेज जो है, बिल्कुल अनवांटेड वेस्टेज मटेरियल को एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर काम होता है। देखिए, जैसे हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे डाइजेशन है, हमने बात करी कि डाइजेशन जो है उसका मतलब है किसी भी चीज़ों का ब्रेक डाउन हो जाना, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाना। और ये डाइजेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी माउथ कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, और माउथ कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं और टाइलिन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमारा फूड एंटर करता है किस में? स्टमक में। और स्टमक में दो ही चीज़ों का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का और मिल्क का। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं? अमीनो एसिड में। उसके बाद फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। किस किस का होता है? फैट्स का होता है, क्योंकि लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो लाइपेज एंजाइम वो फैट का डाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद माल्टोज का होता है, उसके बाद अमीनो एसिड का होता है। अमीनो एसिड का यहाँ पर जो डाइजेशन करते हैं वो हम कह सकते हैं कौन से एंजाइम करते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो अमीनो एसिड या प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये वर्क करता है ओनली बेसिक मीडियम में, इसलिए स्टमक में डाइजेशन ये नहीं करता, क्योंकि स्टमक का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। इस तरह से हमारे अंदर डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारे अंदर मैंने कहा कि दो प्रोसेस और होती हैं, एक का नाम है एब्जॉर्प्शन और दूसरे का नाम है एसिमिलेशन। ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो हैं वो किसके अंदर होती हैं? ये दोनों प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। क्यों? देखिए, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई है क्या? हम कहेंगे ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट ऐसी स्ट्रक्चर जो अवशोषण में और स्वांगीकरण में हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई इस तरह से आपको दिखाई देती है। आपने जो पूरा खाना ईट करा था 6 कंपोनेंट में, हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो सारा का सारा खाना जो है किसके अंदर टूट चुका है? ग्लूकोज में और कुछ फैट्स की फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज के पार्टिकल्स यहाँ के इस तरह से गिरे, और इसी तरह से दूसरे पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो दूसरे पार्टिकल्स भी यहाँ आके गिर गए, जैसे फैट्स और ग्लूकोज। डाइजेस्ट फूड फैट और ग्लूकोज का आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई के अंदर दो और सेल होती हैं, जैसे कि लिम्फ सेल। ये ग्रीन जो है ये लिम्फ सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका रेड है वो आपकी ब्लड सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो फैट को तो इंटेक कर लिया जाता है लिम्फ के थ्रू, और आपके ग्लूकोज का इंटेक कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू। इस तरह से डाइजेस्ट फूड का ब्लड और लिम्फ के थ्रू इंटेक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अब ये अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद
ये जो ग्लूकोज और जो फैट्स हैं ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एटीपी के अंदर, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। और ग्लूकोज और फैट्स का एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन होता है देन एसिमिलेशन होता है, कि जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब करा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जिस फूड को एब्जॉर्ब करा उसी फूड का एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद जो वेस्टेज अनडाइजेस्ट फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को बहिक्षेपण, बहिर्निष्कासन या इजेक्शन कहते हैं। तो हमने ये देखा इस तरह से ये प्रोसेस होती हैं। हमने देखा कि सबसे पहले खाना कैसे माउथ में आ रहा है, जैसे ही माउथ में आता है, माउथ में आने के बाद खाने को कौन क्या करता है, आपके टीथ फिजिकल डाइजेशन करते हैं। उसके बाद आपकी टंग उसको टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद टंग क्या करती है, उसको स्लाइवरी जो स्लाइवा है उसके अंदर मिक्स कर देती है, और स्लाइवा में मिक्स होने के बाद हमारे माउथ के अंदर किसका डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो हमारा खाना किस में पहुंचता है, ईसोफेगस में। जैसे ही खाना ईसोफेगस में पहुंचता है तो खाना जो है ईसोफेगस में पहुंचने के बाद, ईसोफेगस वह पार्ट है जिसमें फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, माउथ से फूड स्टमक में पहुंचाने का काम ईसोफेगस करता है। उसके बाद फूड स्टमक में आता है, और स्टमक के जो भी ये 3 पार्ट्स होते हैं, कैसे, जैसे मान लो दिस इज द स्टमक, ये वाला पार्ट हार्ट के पास है, इसको कार्डिक बोलते हैं। इस वाले पार्ट को फंडस कहते हैं। इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा गैसेस होती हैं, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्टमक के बॉडी पार्ट्स में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन बॉडी पार्ट्स में होता है स्टमक के। फंडस में सबसे ज़्यादा गैसेस होती हैं, और पाइलोरिक पार्ट जो है आपके स्टमक का वह पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ये वाला। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर हमने देखा कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, या मैं कहूँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और 2 प्रोसेस और होती हैं, एक आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरी आप कह सकते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद फूड एंटर करता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस तरह से वेस्टेज चीज रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, और इस सारी प्रोसेस में हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम लाइफ को कैरी आउट करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए कैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है, कैसे उस फूड का ब्रेकडाउन होता है। कंटिन्यू जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए। थैंक यू।